हेलो एवरीवन। आप सभी का के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसको हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन विज्ञान ही बोल देते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। पहले मैं कुछ आपके जो वो हैं कंसेप्ट वो क्लियर करा देता हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बता दूँ कि साइंस साइंस में मैंने आपको बता दिया कि साइंस में तीन पार्ट चलते हैं आपके। एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स तो फिर भी समझ में आ जाती है, बायोलॉजी भी बिल्कुल आसान है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना केमिस्ट्री, इससे विद्यार्थी, मैंने जितना मुझे एनालिसिस किया है मैंने, डरते बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डरना है ना, डरना, इस डरना शब्द को ध्यान में रखते हुए मैंने बिल्कुल इसको डीपली लिया है। डीपली का मतलब एक एक शब्द को गहराई से समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक शब्द को, यानी कि बिल्कुल जीरो टू हीरो कहते हैं ना, आप बिल्कुल जीरो टू हीरो बनाओ, तो वही कर रहे हैं, जीरो टू हीरो बनाएंगे आपको। और पूरा कोशिश ये की गई है कि कोई चीज़ छूटे नहीं। आपकी आदत क्या होती है कि जैसे यहाँ पढ़ लिया फिर दूसरी जगह पढ़ लिया, ये बुक पढ़ ली फिर दूसरी बुक पढ़ ली, तो आपको किसी भी बुक की किसी भी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इतना मैं ध्यान रख करके ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। पढ़ने से पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ। और अब करते हैं श्री गणेश, ठीक है। तो गणेश जी का आह्वान करते हुए इसका स्टार्ट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ये समझ में आए क्या, केमिस्ट्री, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से ही, तो घबराना मत, ठीक है। और सुनना, पहली क्लास और दूसरी क्लास जो है वो आपको ऐसे उठपटांग लगेगी। क्यों, रीज़न सुन लीजिए अब। कई टीचर क्या करते हैं, आपको फंसाने के चक्कर में परमाणु से स्टार्ट कर देते हैं। परमाणु, ये न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फलाना ढिकाना। वो तुम क्या जानते हो, तुमको क्या रीज़न बताऊं आपको। आपको अच्छी वो लगती है जिसको आपने सुना है। जैसे प्रोटॉन के बारे में सुना है, टीचर वही पढ़ाएगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब आप एग्जाम, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी खोज कितने की, इनका द्रव्यमान कितना, ये पढ़ा देगा, आप राजी हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ आपने सुन रखी है, आपको वो अच्छा लगता है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो प्रश्न वो आते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपको अच्छा वो लगता है जो आपने सुना है, और परीक्षा में वो आता है जो आपने सुना नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ाई करेंगे। कई शब्द, कई क्या, आज की क्लास देखना आप, ऐसे ऐसे चीज़ आएंगे जो आपने कभी सुनी भी नहीं, और वही एग्जाम में आती है, लेकिन वो चीज़ आप पढ़ने को तैयार ही नहीं। देखिए एग्जाम में आती है, फिर कहते हैं बोले सर ये कहाँ से आ गई। तो जितना मुझे बताना था मैंने बात कर ली है, अब मैं पढ़ाई की बात करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आराम से बिल्कुल। पहली क्लास दूसरी क्लास आपको बोरिंग लग सकती है, बोरिंग का मतलब थोड़ा सा, क्योंकि लेकिन उसमें कंटेंट देखना आप कितना कितना सारा देंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, रसायन शास्त्र। एक बात और बोल दूँ लास्ट में, फिर स्टार्ट कर रहे हैं कि विज्ञान में, साइंस में हिंदी शब्द के साथ, यानी हिंदी में जो शब्द आए उसके साथ साथ इंग्लिश भी याद करें। क्योंकि क्लास में, वो पेपर में क्या होता है एग्ज़ाम में, कई बार हिंदी ना दे करके डायरेक्ट इंग्लिश ही लिख देते हैं, फिर हम हिंदी पढ़े हुए होते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता। तो ये मेरा जो अनुभव है वो मैंने शेयर किया है आपके साथ, ठीक है। अब पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। धन्यवाद। अब बातें नहीं करेंगे। अब देखो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र का जो अर्थ होता है वो मैं बता दूं आपको, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थों का जो अध्ययन है
उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो, ठीक है, लेकिन फिर भी जीरो टू हीरो बनाना है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आने वाले हैं सब, ध्यान रखना कि जो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द है, केमिया, यहाँ लिख देता हूँ केमिया। केमिया एक शब्द है, ध्यान समझना, केमिया शब्द है जो कहाँ का है, ग्रीक, ग्रीक शब्द है ये, ग्रीक भाषा का, ठीक है, ये ग्रीक शब्द है। और जिसका जो अर्थ होता है, इस केमिया का जो अर्थ होता है ना, अर्थ, इसका अर्थ होता है केमिया का, वो होता है क्या, काला रंग, काला रंग, ब्लैक कलर। आराम से पढ़ेंगे भाई, ब्लैक कलर, ठीक है। अब ध्यान समझना, सबसे पहला प्रश्न आज के लिए ध्यान समझना, जो प्रश्न परीक्षा में आता है कि ये जो केमिस्ट्री है इसका जन्म कहाँ हुआ, केमिस्ट्री का जन्म कौन से देश में हुआ था। मैं बता दूं आपको, केमिस्ट्री का जो जन्म है वो मिस्र देश में हुआ। अब ध्यान समझना, जैसे भारत को इंडिया कहते हैं ना, वैसे मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। कईयों को आज क्लियर हुआ होगा, इजिप्ट। जैसे मिस्र को, जैसे भारत को इंडिया कहते हैं, वैसे मिस्र को क्या कहते हैं, इजिप्ट, ठीक है। अब कईयों को दिक्कत है, सर ये मिस्र कहाँ है। देखो ये भारत है, देखो विश्व के नक्शे में बता दो आपको, ध्यान समझना, ये भारत है, इधर की साइड ये बांग्लादेश हो गया, फिर इधर की साइड ये और जो भी देश है, ठीक है। यहाँ पर इधर ये पाकिस्तान हो जाएगा, इधर की साइड पाकिस्तान के बाद ये अरब प्रायद्वीप हो गया, पर अरब प्रायद्वीप के बाद यहाँ पर ये ऐसे करके, यहाँ पर ये जो है ना, ये ऐसे, ये विश्व का नक्शा अब आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन अब तो क्लियर करें कम से कम। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, यही तो हमारा लोचा है। हम क्या केमिस्ट्री है तो बोल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है, ये शब्द, अब ये शब्द आ गए तो इसको यहीं क्लियर करो ना भाई, कि मिस्र कहाँ है, क्या है। यही तो आदत है आपकी खराब। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब क्लियर करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर पड़ता है मिस्र, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देश है अफ्रीका महाद्वीप का। तो केमिस्ट्री का जो जन्म हुआ, ध्यान समझना, वो कहाँ हुआ बताओ। केमिस्ट्री का जन्म मिस्र में हुआ, और मिस्र कहाँ है, मिस्र का दूसरा नाम इंग्लिश में इजिप्ट है, जो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई, क्या है, ये हो गया है, ठीक है। अब क्या है मैं बताऊं आपको, कि अब थोड़ा सा इसका केमिस्ट्री का प्राचीन विवरण देखते हैं भाई, क्या है। ये प्रश्न आया हुआ भी एग्जाम में, ध्यान समझना, क्या कि प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब बहुत पहले, प्रारंभ में रसायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसायन विज्ञान के जो अध्ययन है, रसायन विज्ञान के अध्ययन, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे। तो मैं बता दूं आपको, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के जो अध्ययन को कहते थे केमिटेकिंग। कौन सा किंग, केमिटेकिंग। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो केमिस्ट्री वाला देखो, केमिटेकिंग, ये है भाई केमिटेकिंग। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है भाई, किसी न किसी एग्जाम में, ध्यान रखना, मैंने किसी किताब में देखा। प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान का जो अध्ययन है, इसको केमिटेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, केमी। देखो इससे क्लियर हो रहा है, केमिस्ट्री का केमी दिख गया ना भाई, ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान समझना, क्या है दूसरा पॉइंट, ये है कि मैं बता दूं आपको कि एक वैदिक साहित्य पढ़ा आपने, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पहले आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, उससे पहले आपकी गणेश्वर सभ्यता ये आ गई, बताएंगे आप।
तो वैदिक सभ्यता के अनुसार, ध्यान समझना, वैदिक साहित्य लिख दीजिए, ठीक है, वैदिक साहित्य के अनुसार बिल्कुल जीरो टू हीरो बनाएंगे। देखिए कैसे समझ में नहीं आती, हम देखते हैं, देखिए आपको केमिस्ट्री। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड, ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। आ जाए परीक्षा में कितने तत्वों से, वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर, 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, ध्यान समझना। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा वायु। आप खुद ही निर्धारित कर लेते हैं, यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा परीक्षा में, तू पढ़ ले भाई, है। हम ये सोच रहे हैं कोई चीज़ बचे नहीं, अग्नि, और 5वां आपका आ जाएगा आकाश। खुद ही निर्धारित कर लेते हैं, ये नहीं आएगा ये आएगा, इसका मतलब तो फिर तो आपके पूरे नंबर आने चाहिए, वही पढ़ के जाओ ना जो आता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व, पंच तत्व कहते हैं इनको भाई, ठीक है। तो पंच तत्व जो है इनसे मिलकर के ब्रह्मांड बना है, ये वैदिक साहित्य में माना गया, ठीक है भाई। तो इस पेज को क्लियर हो गया, इस पेज में यूँ क्यों रख देता हूँ, अगले पेज पे चलते हैं, फिर रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में आगे की चीज़ क्या है, ध्यान समझना। आगे की चीज़ ये है क्या कि 5वीं शताब्दी नहीं है भाई, शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि मैंने हिस्ट्री में भी बताया था आपको, हिस्ट्री पढ़ाई थी, ये जीरो हो गया, यानी यहाँ पे जीरो हो गया, फिर इधर को चलते हैं, इधर को चलते हैं, तो यहाँ पर जीरो यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ, मैंने ये बताया ईसा का क्या हुआ जन्म, ईसा का जन्म यहाँ, और इधर 1 2 3 4 ऐसे चलता 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 2022 2021 इधर पहले 2022 2023 सन चल रही है ना भाई, ऐसे ये आएंगी, 2024 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे चलते हैं तो ये माइनस का 1 यानी 1, इधर भी 2 इधर 3, उल्टी गिनती ऐसे चलता है, ऐसे करते करते 5वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब 500, यानी यहाँ की बात कर रहा है वो। ईसा पूर्व, पूर्व मतलब पहले, देखो ये यहाँ पे, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूँ कि 2022 भी अगर चल रहा है इस टाइम, मान लीजिए 2022 चल रहा है इस टाइम, तो 2022 अगर चल रहा है तो 500 साल और पीछे चल जाओ, यानी कि 2522 साल की बात हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझना, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक व्यक्ति हुए, और जिसका नाम था क्या, आपने खूब नाम सुना होगा, कणाद, महर्षि कणाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईसा पूर्व एक व्यक्ति हुई है जिसका नाम था महर्षि कणाद। ये हमारे भाई साहब साइंटिस्ट थे भाई, प्राचीन साइंटिस्ट थे भाई, ध्यान रखना। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इन्होंने एक क्या लिखा, ग्रंथ, और उस ग्रंथ का जो नाम था वो क्या था, वैशेषिक। कई बार परीक्षा में पूछा गया भाई, ध्यान रखना। महर्षि कणाद जो हमारे प्राचीन साइंटिस्ट थे, पुराने से पुराने साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम क्या था, वैशेषिक। एक विशेष ग्रंथ लिखा, मतलब वैशेषिक मतलब एक विशेष, ऐसे जोड़ लीजिए इसको, महर्षि कणाद ने, ठीक है। ये हम रसायन विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कि केमिस्ट्री पैदा कैसे हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट ये है कि इसके जैसे ये महर्षि कणाद हुए, उसके बाद एक कौटिल्य, आपने खूब नाम सुना, कौटिल्य भी एक रसायनज्ञ था, साइंटिस्ट था। फिर उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा बहुत, तो नागार्जुन का नाम आपने खूब सुना होगा, नागार्जुन। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, ध्यान समझना, नागार्जुन से प्रश्न बनते हैं क्या, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे साइंटिस्ट थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कणाद को ध्यान से रखेंगे, कणाद को, और एक नागार्जुन को। नागार्जुन से 2 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला
कि इसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया, भारत का जो आइंस्टीन है उसे किसे कहा गया है? नागार्जुन को। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा ये है कि नागार्जुन के बारे में क्या कहा है कि रस विद्या का जनक था। रस विद्या, रस विद्या, तभी तो रसायन बना। रस विद्या का जनक भी किसे माना जाता है? रस विद्या का जनक भी किसे माना जाता है? नागार्जुन को। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? दो प्रश्न नागार्जुन से हमेशा याद रखेंगे। आई की बात नहीं आई समझ में, बताओ। अच्छा, एक चीज मैं हिस्ट्री से इसको लिंक कर देता हूँ, फिर बाद में आप मुंह फाड़ेंगे, समझ में नहीं आया। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें एक व्यक्ति आएगा कनिष्क, कुषाण वंश का एक शासक, कुषाण वंश का एक शासक आएगा, कुषाण वंश का एक शासक आएगा जिसका नाम है कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में रहता था ये नागार्जुन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप देख लीजिए। यानी कि कनिष्क, कुषाण वंश का जो कनिष्क शासक था उसके दरबार में था कौन? नागार्जुन। जब कनिष्क पढ़ेंगे ना अपन, तब कुषाण वंश में जब कनिष्क पढ़ेंगे तब नागार्जुन की चर्चा वहां फिर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर चर्चा करते हैं, ध्यान समझना। अब थोड़ा सा नए और चलते हैं। एक ध्यान रखना, एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था, अब विश्व की ओर चलते हैं। ठीक है, ये भारत की चर्चा, विश्व की ओर। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोसेफ, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले, ये कौन था भाई? जोसेफ प्रिस्टले जो था, ध्यान रखना, ये एक वैज्ञानिक था जिसने 1774 में, 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन की क्या की? खोज की। ध्यान रखना भाई, हम जो श्वसन क्रिया में जो भाग लेते हैं, हम श्वसन में जो मतलब लेते हैं, उसमें वैसे तो मिक्स गैस होती है, जो वायुमंडल में जो मिक्स होता है, जितना हीलियम है, जितना आपका नाइट्रोजन है, जितना ऑक्सीजन है, वो पूरी पूरी अंदर जाती है, और वो बाकी की जो गैसें वापस बाहर आ जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब ऑक्सीजन जो है वो अंदर ही काम में आ जाती है। ठीक है, जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन की जो खोज की वो की जोसेफ प्रिस्टले ने। कब की? 1774 में। अच्छा, जोसेफ प्रिस्टले की तस्वीर दिखा देते हैं आपको, ध्यान रखना। ये लो, जोसेफ प्रिस्टले, ये लीजिए, ये जोसेफ प्रिस्टले है। जोसेफ कहाँ है? जोसेफ कौन है? प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले क्या है? ये देखो बाल, देखो इसके, बूढ़ी जीजी कैसे। डू यू नो बूढ़ी जीजी? हमारी दादी को जीजी कहते हैं भाई। ठीक है, तो बूढ़ी जीजी कैसे बाल हैं इसके। ठीक है, मजाक नहीं करेंगे। देखो जोसेफ प्रिस्टले, हम जो आज जो भी कुछ है इन्हीं की वजह से मान सकते हैं। ध्यान रखना भाई, ऑक्सीजन, अब ध्यान समझना, देखो कैसे, इसीलिए फोटो दिखाई है इनकी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टले ने की। कब की? 1774 में। अब ध्यान समझना, अब हर वर्ष एक मेला लगता है। क्या लगता है? मेला, और उसे कहते हैं क्रिकेट का मेला, और जिसको सब जानते हैं आईपीएल। आईपीएल चलते हैं, खूब देखते हैं। लेकिन आप आईपीएल देखते हो, आईपीएल अगर देखो तो ध्यान रखना, कोई भी चीज़ देखो तो अगर उससे कुछ फायदा हो ना तो ही देखा करो, मत देखा करो। अगर आप आईपीएल देखते हो, उसमें एक टीम आती है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान जी की,
KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल में टीम आती है। जब भी आईपीएल में KKR का मैच आए, अखबार में कोलकाता नाइट राइडर्स आए, तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए, ऑक्सीजन की खोज KKR ने की थी, कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो 7 7 4, 7 को क्या कहते हैं के, 7 को भी क्या कहते हैं KC, के 7 और R, यानी ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की, KKR ने। या फिर यानी कि KKR को, या आपको गणित पढ़ाते हैं KK सर, पढ़ाते होंगे गणित आपको KK सर, तो आप KK सर से क्या कहोगे, या KK यार तूने तो ऑक्सीजन की खोज कर दी, KK यार तूने तो ऑक्सीजन, KK यार मतलब YAR, बस इसी की कोडिंग करेंगे तब भी वही होगा, KK Y की होगा नहीं, A का होगा नहीं, R का हो जाएगा। KK यार तूने तो ऑक्सीजन की खोज कर दी यार, हाँ बहुत तगड़ा आदमी यार, ऐसे कह दिया ना KK सर से जो आपको गणित पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ठीक है। अच्छा ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान समझना कि जोसेफ प्रिस्टले ने 1774, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ KKR 1774 में ऑक्सीजन की खोज की, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने। अब ध्यान से समझना भाई, एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम है, ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे केमिस्ट्री की ओर चल रहे हैं हम, जिसका नाम था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले वा ये सीए, लेवासिए। लेवासिए जो व्यक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास में कई, ये जो अब तक जो पढ़ा है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है। लेवासिए एक व्यक्ति हुआ जिसके दो महत्वपूर्ण काम थे, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके दो महत्वपूर्ण काम थे, एक ये रहा, एक ये दूसरा। पहला जो इसका महत्वपूर्ण कार्य था वो ये है कि इसने एक सिद्धांत दिया द्रव्यमान संरक्षण का। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या है आगे बताएंगे, चिंता ना करें, कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा संरक्षित रहता है, भले ही उसकी ऊर्जा बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, ठीक है। आगे चलो, दूसरा जो यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया, लेवासिए ने, ठीक है। यह सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, लेवासिए ने। और दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि उन्होंने ये कहा, किसने, लेवासिए ने, कि भाई साहब जो दहन होती है ना, दहन, फिलहाल आप दहन को आग लगना कह सकते हैं, ठीक है, फिलहाल, क्योंकि आगे चेंज हो जाएगा, कि दहन के लिए O2 की आवश्यकता होती है, ये इन्होंने कहा था पहली बार, यानी कि बिगर ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। आग लगने के लिए, दहन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये सबसे पहले किसने कहा, लेवासिए ने। और इस बात से जब लेवासिए ने ये बात कही ना कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तब जाकर के जो प्रिस्टले ने, अभी अभी देखो बात की प्रिस्टले ने, तब जाकर के प्रिस्टले का जो ऑक्सीजन का जो खोज की थी वो सिद्ध हुई। यानी कि प्रिस्टले का जो सिद्धांत था ऑक्सीजन के बारे में, उसको सिद्ध किसने किया, पहली बार सिद्ध किसने किया, लेवासिए ने किया। कि जो, क्योंकि इस जोसेफ प्रिस्टले ने कह तो दिया कि ऑक्सीजन एक है, कोई गैस है, लेकिन इसको सर्वप्रथम सिद्ध किसने किया, लेवासिए ने किया कि हाँ ऑक्सीजन होती है और उसकी बगैर आग लग नहीं सकती, दहन हो नहीं सकता। और ये एक क्रांतिकारी खोज थी, ध्यान रखना, किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज, हर चीज में ऑक्सीजन है। ये चीज समझ में आई कि नहीं है आज तक बताओ। और इसी कारण ध्यान रखना, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात कही कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, ये और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण कार्य थे कि वर्तमान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्या, कि वर्तमान में, यानी कि आधुनिक 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 रसायन का पिता कहा जाता है किसे, लेवासियों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आधुनिक रसायन का या रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, मॉडर्न केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री का जो पिता है वो किसे कहा जाता है बताओ? वो कहा जाता है लेवासियो को। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं डायरेक्ट ये भी बता सकता था कि आधुनिक, ये क्या फिर याद नहीं होता? आप क्या पढ़ते हो बताओ? आप पढ़ते हैं कि बताओ रसायन विज्ञान का आधुनिक पिता कौन है, आधुनिक रसायन का पिता कौन है? लेवासिए, लेवासिए, लेवासिए। अब इतनी डिटेल पढ़ो लेवासिए के बारे में कि जो जब 100% पढ़ोगे तब 70% याद रहेगा। आप पढ़ते हो 50%, वो कट पिट के 25, और एग्जाम में 10%। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। ये चीज़ समझ में आ गई हो तो यस कह दीजिए, आगे चलें। रिवीजन भी कराएंगे, याद भी मैं ही करूँगा, चिंता ना करें, ठीक है। अगले पेज की ओर चलते हैं और अब बात करेंगे, ध्यान समझना आगे। लेवासिए की बात हो गई, प्रिस्टले की बात हो गई, हाँ या ना? अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ध्यान समझना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तो भूमिका हो गई केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है भाई, अब करना क्या है भाई? ये चलो ठीक है, हो गया काम कि भाई बिल्कुल कि रसायन शास्त्र स्टडी ऑफ मैटर होता है, और जन्म मिस्र में हो, इजिप्ट में, और ग्रीक शब्द केमिया, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और इसका प्राचीन अध्ययन केमिस्ट्री जो भी कर दिया साहब, नागार्जुन के बारे में पढ़ लिया, जोसेफ प्रिस्टले पढ़, लेवासिए के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अब पढ़ना क्या है केमिस्ट्री में, ध्यान समझना, ठीक है। तो पढ़ना क्या है मैं बताऊँ आपको। केमिस्ट्री जो है वो 3 भाग होते हैं केमिस्ट्री के। कहोगे सर साइंस के 3 भाग बताए थे, अब केमिस्ट्री के भी 3 हो गए क्या? वेरी गुड। केमिस्ट्री के भी 3 भाग। एक तो होता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। आराम से देखिए, हम देखते हैं कैसे समझ में नहीं आती आपको, कैसे याद नहीं होती। भौतिक रसायन। फिर है आपका अकार्बनिक, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भाई। अकार्बनिक रसायन, कोई सोएगा नहीं, ठीक है, मुंह नहीं फाड़ेगा कोई भी। अकार्बनिक रसायन। दूसरा है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो इंग्लिश में लिख दीजिए फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या? इनऑर्गेनिक। इन, और कोई स्पेलिंग में गलती हो जाए तो देख लेना भाई, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको कहते हैं क्या? कार्बनिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, ध्यान समझना भाई। ये नहीं पूछेगा कभी भी कि केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं, नहीं। लेकिन इससे क्या पता चल जाता है कि क्या हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, क्या बाकी है। इसे एक फिल्म टाइप की याद हो जाता है, ठीक है। भौतिक रसायन में हम बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, सबसे बड़ा सिलेबस यही है इसका। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में, पदार्थ, सब्सटेंस, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में, विलयन पढ़ेंगे भाई, ठीक है, समांगी, विषमांगी, मिश्रण वगैरह जो भी है ना। फिर हम पढ़ेंगे ए बी सी पढ़ेंगे। ए बी सी, सर ये ए बी सी क्या होता है? अरे भाई ए बी सी का मतलब हो गया ए बी एस। ए बी एस का मतलब एसिड, बेस और साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे। ध्यान रखना, देखो परमाणु जब आएगा भाई, परमाणु संरचना, ठीक है। फिर हम रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे, रेडियो, मैडम क्यूरी वगैरह के बारे में, रेडियो सक्रियता। फिर हम रासायनिक बंध पढ़ेंगे, रासायनिक बंध, आयनिक बंध जो भी है, एकल बंध, द्विबंध, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये आपको लग रहा है थोड़ा, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या? आवर्त सारणी। अच्छा कई टीचर मैंने देखे हैं भिड़ते आवर्त सारणी उठाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, हाइड्रोजन दिखता है उसमें, सारी चीज़ दिखती है।
उसमें पीरियोडिक टेबल को याद कराते हैं, वो हेलिना की रब से करो फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू थैला इन थैला, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, ऐसे कुछ ट्रिक बता के राजी कर देते हैं। अब ध्यान समझना, फिर पढ़ते हैं धातु। धातु पढ़ेंगे, इसमें धातु के साथ अधातु भी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में उपधातु भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सारणी का ही तो पार्ट है ये, सारणी में धातु अधातु उपधातु ही तो होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो कार्बनिक रसायन है इसमें पढ़ेंगे हम कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बन किससे बने हुए, कार्बनिक यौगिक कार्बन से बने ही नहीं होते हैं भाई, बताएंगे आपको आगे क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें हम प्लास्टिक ये भी टॉपिक है, ध्यान रखना, ये पढ़ेंगे। पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर, ठीक है, बहुलक वगैरह। ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, एलपीजी, जो भी आपका एलपीजी है, आपका पेट्रोलियम है, आई के बस नहीं है समझ। ये एक भूमिका हो गई, यानी कि आप केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ेंगे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो याद तो करना नहीं कि साहब ये क्या है, ये एक बताया कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ही के हिसाब से आप मुझे बता दीजिए कि हम पढ़ना क्या है। सर यही स्टार्ट करो सबसे पहले तो, हाँ या ना? भाई सबसे पहले तो यही स्टार्ट करेंगे ना भाई, पदार्थ। फिर यहाँ ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर वहाँ से फिर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, फिर लास्ट में इनका नंबर आएगा, हाँ या ना? तो स्टार्ट करते हैं नए पेज से, क्या पदार्थ, यानी कि आज की पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट मान सकते हैं आप, लेकिन आपको ये पता चल गया कि कैसे कैसे बात बन रही है। और ये अब बात आ गई पदार्थ, आराम से। ठीक है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस पदार्थ के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज और देख लीजिए। क्या? कि प्रकृति जो बनी है, हमारी प्रकृति, हमारी जो प्रकृति बनी है, प्रकृति का मतलब नेचर, हमारी जो नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति का मतलब जो जो भी आपको नेचर में दिखता है, कुर्सी, टेबल, रामलाल, श्यामलाल, मीनाक्षी, अनीता, सुनीता, रामजीलाल, रोहित, मोहित, गाय, भैंस, चूहा, जो भी चीज है वो सब प्रकृति है। हालांकि प्रकृति, आप ये कहेंगे सर प्रकृति तो वो होती है जो, लेकिन प्रकृति में जो दिखता है, मतलब कुल मिला के बात ऐसी है। ठीक है, प्रकृति में जो भी चीज दिखता है, ये प्रकृति जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। कितनी चीजों से? दो चीजों से। प्रकृति दो चीजों से मिलकर होती है, नेचर दो प्रकृति की दो चीजों से, पेड़ पौधे जो भी नेचर में आगे सभी। एक तो होता है आपका पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, और एक होता है ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा दोनों से मिलकर के नेचर बनता है, प्रकृति बनती है। अच्छा, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पदार्थ को ये दूसरा तरीका पदार्थ का हो, आप लिख सकते हैं द्रव्य। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कई विद्यार्थी हिंदी के, एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द्रव्य और द्रव्य? ध्यान समझना, ये होता है पदार्थ, सब्सटेंस, और द्रव जो होता है ये होता है लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड का मतलब जैसे जल है, शराब है, शरबत है, तेल है, ये सब लिक्विड है। लेकिन द्रव में सब पदार्थ आ गए, यानी कि आपके जो जल, शराब, तेल तो आ ही गए, लेकिन पत्थर भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, रोडी भी आ गई, कंक्रीट सब आ गया, ये सब पदार्थ है। तो द्रव और द्रव्य में आप अंतर रखना, ध्यान रखना। द्रव्य मतलब पदार्थ, और द्रव केवल द्रव अगर है तो वो लिक्विड है। कईयों का आज क्लियर हुआ होगा, सर ये भी चक्कर है क्या, हम तो कुछ भी लिख देते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो भाई, और कोई गलती से रह जाए तो बता देना, कमेंट कर देना, फ़ोन कर देना, उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है, लपेट देंगे। अब ध्यान समझना भाई। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पदार्थ को इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? सब्सटेंस। सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। और ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। ये सब्सटेंस। हाँ, इसको सब्सटेंस के अलावा आप इसको मैटर भी कह सकते हैं।
आप कहते हो ना क्या मैटर था भाई, बताओ मुझे, बताओ क्या मैटर है तुम्हारा वो। तो ये चीज़ क्लियर, पदार्थ कह दो चाहे द्रव्य कह दो चाहे सब्सटेंस कह दो चाहे मैटर कह दो, बात एक ही है। और ऊर्जा और एनर्जी एक ही बात है, इन दोनों से मिल करके प्रकृति बनी है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, ध्यान समझना। आगे की बात क्या, कि पहले आप इस सब्सटेंस के बारे में कह दीजिए क्या, कि ये एक तो दृश्य है, दृश्य यानी कि ये दिखती है, इनको हम देख सकते हैं, पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसको हम एनर्जी को देख सकते हैं क्या, बताओ, ऊर्जा को कभी देख सकते हैं क्या हम, ये अदृश्य है, नहीं देख सकते। तो ये तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ऐसे ही पता होगा कि ऊर्जा को देख नहीं सकते, बिल्कुल, वेरी गुड, बताओ। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात ये कि इस पदार्थ को आप महसूस कर सकते हैं। महसूस का मतलब होता है कि जैसे हवा है, हवा दिखती थोड़ी है, बताओ, नहीं दिखती ना, लेकिन हवा दिखती नहीं तो इसका मतलब क्या है, नहीं क्या है, तो सही महसूस तो हो रहा है ना। आप कहते हैं भाई और आज तो ठंडी हवा है, क्या करते हो आप, वो दिखती है ठंडी, अगर भाई ये ठंडी है गर्म है, महसूस होता है। और जो चीज़ महसूस होती है वो पदार्थ है, ध्यान रखना, ये महसूस होता है। और ये महसूस नहीं होता, ये नहीं होता महसूस, समझ में आ गई, ऊर्जा महसूस थोड़ी होती है। उसके बाद दूसरा ये कि इसमें इसका मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, इसका क्या होता है, द्रव्यमान, यानी पदार्थ का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, होगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 ग्राम होता है भाई द्रव्यमान इसका। और इसका ऊर्जा का द्रव्यमान होता है क्या, नहीं, ऊर्जा का कोई द्रव्यमान होता ही नहीं है। ठीक है, और ध्यान समझ, अच्छा ये द्रव्यमान आ गया, इसकी बैंड बजा देते हैं, ये लो द्रव्यमान। द्रव्यमान को थोड़ा इधर साइड में ले जाओ, देखें। अच्छा द्रव्यमान क्या है बताओ भाई साहब, ये एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। और ये कभी भी, कभी भी, कभी भी, कहीं भी चेंज नहीं होता। कौन, द्रव्यमान। और दूसरा शब्द आएगा आपका भार। भार भाई साहब क्या है, उल्टा कर दो इसका, भार के बारे में क्या है, भार एक सदिश राशि है। भार क्या हो जाएगी, सदिश, और चेंज हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने, ध्यान रखना भाई, आराम से समझिए भाई। आराम से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, यानी कि आपको मैंने बता दिया क्या, ध्यान समझना, कि भार जो है ना, भार एक तो भार है, एक द्रव्यमान, दोनों को ध्यान समझना, एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना कि द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है और भार सदिश है। द्रव्यमान कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता, लेकिन भार चेंज हो जाता है। अब ध्यान समझना कैसे, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, ध्यान समझना, कि आप जो अपना वेट तोलते हो, आप जो अपना वेट तोलते हो, जैसे कि 60 किलो है, तो 60 किलो आपका द्रव्यमान है या भार है, पहले तो ये बताओ। आप जो तुला पे तुलते हो मशीन में, कांटे में, मैं 70 किलो का हूँ, मैं 80 किलो का हूँ, व्हाट इज दिस, ये द्रव्यमान है या भार है, सर ये भार है। क्या है ये, भार, भार है ये, आप जो तुलते हो, क्योंकि आप 60 किलो को पृथ्वी पे हो, और 60 किलो आपको पृथ्वी पर आपका भार है। लेकिन आप जब उठ करके चंद्रमा पे चल जाएंगे तो ये 1/6 यानी कि 10 किलो का ही होगा। तो बताओ ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये भार है। लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो पता ही नहीं है आपको क्या है द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान नो चेंज होता है। अच्छा एक चीज और, प्रश्न में आपसे कह दे क्या, कि आपका द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान 60 है, आपका द्रव्यमान 60 है, ये प्रश्न आ जाए, आपका द्रव्यमान 60 है, अगर आप चंद्रमा में चल जाएंगे तो आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कहीं 10 लगा के आ जाएंगे,
अरे भाई चंद्रमा पे द्रव्यमान चेंज ही नहीं होगा, 60 का 60 ही रहेगा। हाँ वो ये कह देता कि आपका भार 60 है और आप चंद्रमा में चल जाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि फिर आ जाएगा 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। हालांकि इनकी चर्चा हम फिजिक्स में करेंगे, डोंट वरी, इनकी चर्चा कहाँ करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। लेकिन ये आ गया तो बता दिया, कोई बात नहीं, फिजिक्स में फिर बता देंगे क्या बात है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद देखिए भाई कि ये जो है कौन, पदार्थ, इधर की साइड लिख लेते हैं। पदार्थ जो है वो भाई स्थान घेरता है। अरे द्रव्यमान है तो भाई स्थान तो घेरेगा ना भाई, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है भाई कौन, पदार्थ। ठीक है। और इसमें एक जड़त्व का गुण भी पाया जाता है, जड़त्व का, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। जड़त्व का गुण का मतलब जो स्थिर है वो स्थिर रहेगा। अरे जिसमें भार है, द्रव्यमान है, उसमें जड़त्व का गुण भी पाएगा और स्थान भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किसमें, ऊर्जा में। ये नॉर्मल बात थी और आगे की बात करते हैं। और सही है भाई मामला। यानी प्रकृति जो है हमारी दो चीज़ों से, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ के बारे में मैंने ये चीज़ बता दी और ऊर्जा के बारे में ये चीज़ बता दी। अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान समझना क्या है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ध्यान समझना। नेक्स्ट पेज पे आपकी बात है, ध्यान समझना कि ध्यान दें, पदार्थ के बारे में बात करेंगे भाई। ऊर्जा को छोड़ दीजिए, पदार्थ को पकड़ना। हमारा जो मेन टॉपिक था वो पदार्थ था, देख लीजिए पीछे के पेज में, ये देखो पदार्थ, पदार्थ था। तो ये पदार्थ के बारे में क्यों चर्चा करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, ये कि भाई पदार्थ, प्रकृति में दो चीज़ों से, पदार्थ और ऊर्जा से। तो ऊर्जा की चर्चा नहीं करेंगे, ऊर्जा की चर्चा आगे करेंगे, कार्य ऊर्जा जो भी पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब पदार्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पदार्थ में क्या है, ध्यान समझना। पदार्थ की परिभाषा क्या है, पदार्थ की परिभाषा है क्या, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जिसमें कोई द्रव्यमान हो। वही परिभाषा जो मैंने इधर की साइड ऐसे ऐसे लिखी थी, इधर की साइड वही परिभाषा है। उसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, तथा जिसे देखा जा सके, महसूस किया जा सके, जिसका कुछ भार हो, कुछ जड़त्व का गुण हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब बात ये होती है कि साहब पदार्थ, अब ध्यान समझना भाई, अब चलेगा काम की चीज। पदार्थ जो है, पदार्थ को आप द्रव्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप इसको सब्सटेंस, सब्सटेंस भी कह सकते हैं, मैटर भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब ध्यान समझना, प्रकृति में पदार्थ जो है, पदार्थ जो है, जो पदार्थ की जो अवस्था है, क्या है, अवस्था, ये कितनी होती है भाई? वैसे प्रकृति में तो 4 ही होती है, लेकिन टोटल जो पदार्थ की जो अवस्था है वो 5 प्रकार की होती है। वर्तमान में 5 प्रकार की होती है अवस्था। आराम से एक एक, अब आएगा मजा भाई। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 प्रकार की अवस्था। कौन कौन सी? एक बार में ही क्लियर करा देते हैं, एक चार्ट बनेगा, क्लियर करा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये 5 हो गए क्या? देखो देखे, ठीक। अब नाम लिख दो इनको। 3 नाम तो आप जानते हो भाई, तगड़े तगड़े हो तुम। आज देखना क्या क्या क्लियर होता है आपका, ठीक है। ध्यान समझना, एक तो होता है ठोस, आराम से। एक होता है आपका द्रव्य, ऐसे लिख दूं क्या, द्रव्य,
देखो ऊपर भी ऐसे लिख रखा है, ऐसा नहीं होगा भाई, लिक्विड वाला है ये, तो ये केवल द्रव आएगा, ऐसे द्रव, और ये आएगा गैस। ठोस द्रव गैस खूब पढ़ते हो आप, ठोस द्रव गैस। तीसरा है आपका प्लाज्मा। आप कहेंगे सर ये वही प्लाज्मा है क्या जो कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी? नहीं भाई साहब, वो ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। दूसरा है आपका, मतलब पांचवा जो है वो है आपका BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बाद में बात करेंगे, चिंता मत करो। पहले जो मुख्य रूप से जो आपकी ये है, एक नंबर का ये ठोस, 2 नंबर का द्रव और 3 नंबर का गैस, इनको ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है, आराम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान समझना भाई क्या है, एक ही चार्ट में क्लियर कर देते हैं इनको भाई, कैसे ध्यान समझना। ठोस के बारे में देखिए क्या है सर, इनका जो आकार है ना, आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। एक एक शब्द को पकड़ना भाई। निश्चित का मतलब कि आप मुझे बताओ, जैसे ये कोई पत्थर है ये, तो ये पत्थर ठोस है, बिल्कुल ठोस है, तो इसका आकार निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। जैसे आपका ये मान लीजिए ये आपका पेन है, क्या है ये? पेन है, तो ये पेन का आकार निश्चित है, ठोस है, इसलिए इसका आकार क्या है? निश्चित है। ठोस होगा तो बिल्कुल निश्चित होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान समझना, आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। आयतन भी क्या हो गया? निश्चित होगा। ये फालतू की बात है, फालतू का मतलब ये टाइम हम बचाएंगे, आपका जो काम की चीज़ है वही आएगी, ठीक है। यानी कि जो काम की चीज़ है वही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई क्या है, आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन अब द्रव के बारे में देख लीजिए, द्रव का आकार, ऐसे आकार के ले रहे हैं, आकार क्या हुआ? द्रव का जो आकार है, आप मुझे बताओ, द्रव मतलब पानी मान लीजिए, पानी को बोतल में भर देंगे, बोतल में, तो बोतल की आकृति ग्रहण कर लेगा। लोटे में भर देंगे तो लोटल, थैली में भर देंगे तो थैली। तो आकार निश्चित हुआ क्या? नहीं, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। हाँ या ना? क्लियर। अब बात आती है आयतन की। आयतन मुझे बता, बोतल में भरेंगे तब भी 1 लीटर, और उस बोतल को उड़ेल दो आप किसी लोटे में तब भी 1 लीटर ही रहेगा वो, और किसी थैली में भर देंगे तब भी 1 लीटर। तो आयतन तो निश्चित हुआ ना। तो आयतन द्रव का क्या होता है? निश्चित होता है। अब बात आती है गैस की। गैस के बारे में देख लीजिए कि भाई साहब गैस का आकार निश्चित या अनिश्चित? वही बात, गैस को एक गुब्बारे में भर दो, गुब्बारे जैसी शक्ल, 4 कोंट के एक डिब्बे में भर देंगे तो 4 कोंट का हो जाएगा, तो आकार निश्चित हुआ क्या? नहीं, अनिश्चित। सिलेंडर में भर देंगे तो सिलेंडर जैसी आकृति हो जाएगी, घर के गैसों में होता है LPG, यानी आकार अनिश्चित। अच्छा, फिर इसका आयतन, आयतन इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है? दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। गैस के दोनों ही चीज क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ध्यान रखना भाई, 3 चीज की बात करें, ये चीज हो गई। अब बात आती है घनत्व की। घनत्व मतलब डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। घनत्व, घनत्व के बारे में देख लीजिए भी क्या है घनत्व के बारे में। ठोस का जो घनत्व है, डेंसिटी, ठोस घनत्व का मतलब होता है ये, ठोस में जो कण है वो पास पास रहेंगे, हाँ या ना? द्रव में थोड़े और दूर दूर रहेंगे ऐसे, और गैस में ऐसे और भी दूर दूर रहेंगे, हाँ या ना? तो घनत्व किसका, डेंसिटी किसकी ज़्यादा? ठोस की। आ गया ना भाई, ये चीज़ समझाने की होती है, लेकिन ये चीज़ तो जानते होंगे आप कि ठोस का जो घनत्व है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे थोड़ा सा क्या होता है? द्रव का थोड़ा कम होता है। थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा क्या होता है? कम डेंसिटी।
और इसका घनत्व, इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व जो है वो सबसे कम होता है। मतलब सबसे, यानी कि सबसे मतलब इन तीनों से क्या होता है, कम। किसका? गैस का घनत्व। फिर दूसरी बात, वही बात अभी अभी मैंने बताया कि ये क्या है, ये क्या है, ये ठोस है, हाँ या ना, ये ठोस। और ये क्या है, ये गैस, और सॉरी द्रव, और ये क्या हो जाएगा, ये दूर दूर गैस। तो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा कि अणु अत्यधिक क्या होंगे, पास पास। अणु क्या होंगे, पास पास, पास पास होंगे। इसमें क्या होंगे, थोड़े दूर, वही बात, थोड़े दूर रहेंगे किसमें, द्रव में। और इसमें क्या होगा, बहुत दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। भाई आई बात नहीं आई समझ में? अब बल की बात करो, देखो ये पास पास क्यों है, क्योंकि इनमें जो एक बल लगता है जिसका नाम है अंतराण्विक। अणुओं के बीच में जो बल लगता है उससे बोलते हैं अंतराण्विक। तो इसमें अंतराण्विक बल क्या है, ज़्यादा है, जब तो पास पास है, पकड़े हुए हैं। इसमें थोड़ा कम है, इसमें बहुत ही कम है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे ज़्यादा जो अंतराण्विक बल है वो किस में होता है, ठोस में। तो अंतराण्विक बल मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंतराण्विक बल जो क्या होता है, इसमें मैक्सिमम होता है ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम होता है अंतराण्विक बल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं, ध्यान समझना। यानी कि तीन चीज़ तो आपके समझ में बिल्कुल आ गई होगी, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। आप बताओ, ठोस द्रव गैस, ये तो पहले भी जानते थे आप तो ताक करके बैठे हो कि सर ये इसकी बात कब करेंगे, प्लाज्मा की और बीईसी की। तो इनकी बात अब कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना भाई क्या है। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, प्लाज्मा की। पहली बात तो ये कि ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, फोर्थ यानी चौथी अवस्था। डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है पदार्थ की फोर्थ स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा, इसलिए मैंने नंबर दिया है इनको। और पांचवी कौन सी है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इनकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले प्लाज्मा की बात कर लीजिए। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा की क्या है बात, ध्यान समझना भाई, प्लाज्मा की क्या बात है। गैसों को अति उच्च ताप पर रखने पर गैसों का आयनीकरण हो जाता है। ये क्या बात कही मैंने, ध्यान से समझना। ये प्लाज्मा अवस्था बनी कैसे भाई, ठोस से क्या बन गया, द्रव, द्रव से और थोड़ा दूर जाएंगे गैस, और थोड़ा, देखो ठोस तो बिल्कुल ऐसे था, ध्यान समझना, ठोस बिल्कुल ऐसे, देखो ऐसे, गैस द्रव जो है वो ऐसे ऐसे होगी, हाँ या ना, और गैस जो होगी वो और भी दूर दूर होगी, और इससे भी और बड़े दूर दूर और अगर चल जाएंगे तो कौन सी अवस्था हो गई आपकी, प्लाज्मा अवस्था। ये तो देसी भाषा में आपको बता दिया। लेकिन ये बनी कैसे प्लाज्मा अवस्था, ध्यान समझना। ये गैस से ही बनती है, पहली बात तो ध्यान समझना। क्या है बताऊं मैं बात आपको, कि गैस को, ध्यान समझना, गैस को बिल्कुल हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, समझ में आया, बिल्कुल अति उच्च ताप पर रखने पर गैस का क्या हो जाता है, अभी समझाएंगे आपको, चिंता मत करो, आयनीकरण हो जाता है, आयनीकरण, आयनीकरण हो जाता है किसका, गैस का। और जैसे आयनीकरण हो जाता है तब हमें कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, प्लाज्मा अवस्था। अब देखो इसको समझना भी कैसे, जैसे आपने जब, आपको खूब कई टीचरों ने पढ़ाया होगा कि पदार्थ जो है जिसमें परमाणु अणु ऐसे होता है, देखो ऐसे, ये बीच में क्या होता है, नाभिक, और इसके चारों तरफ ऐसे कोष होते हैं, कक्षा होती है, हाँ या ना, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और इन नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है, हाँ या ना। और ये बल कार्य करता है जब इसको क्या है कि मैंने इस परमाणु को क्या दिया, टेम्परेचर दिया, खतरनाक यानी अत्यधिक, ध्यान समझना, अत्यधिक, अत्यधिक क्या दिया, ताप, यानी कि टेम्परेचर, बिल्कुल देसी गंवार भाषा में समझिए आप आराम से। मुझे पता है आपने
पढ़ लिया होगा प्लाज्मा के बारे में, लेकिन इतना गजब तरीके से शायद ही समझा होगा। ध्यान समझना कि ये परमाणु है, इसको आपने अत्यधिक टेम्परेचर ताप दिया, तगड़ा वाला ताप, ठीक है। ताप देंगे तो इन दोनों के बीच जो ये बल लग रहा है, ध्यान समझना, ये बल क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी गति जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनका जो गतिज करने की, ये गति कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा को पढ़ाएंगे बाद में, चिंता ना करें। जब आप इनको गर्म करेंगे, आप भी गर्म हो जाते हो तो आपको भी तो गुस्सा आता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी गुस्सा आ गया। और इलेक्ट्रॉन का जब गुस्सा आता है तो तुमको गुस्सा आता है, तुम क्या करते हो बताओ? सर हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। वही काम ये करते हैं, इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के भाग जाता है बाहर, कक्षा से बाहर चल जाता है। इलेक्ट्रॉन जब घर छोड़ करके बाहर चल जाता है कक्षा को छोड़ करके, तो आप मुझे बताओ कि जब यहाँ था, ध्यान समझना, नाभिक में पॉजिटिव, नाभिक ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, जब ये बंधे रहते हैं कक्षा में ऐसे ऐसे, जब बल द्वारा बंधे रहते हैं तब तो होते हैं न्यूट्रल। ध्यान समझना, जैसे ही इसको ऊर्जा दी आपने, ताप दिया, ये इलेक्ट्रॉन भाग करके बाहर चल जाएगा। तो इसका मतलब जो इनका जो पहले जो ये प्लस से माइनस सेटिस्फाई होता, अब ये दूर हट करके इस पर वापस से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस नेगेटिव चार्ज को, ये तो इलेक्ट्रॉन था, और ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये आयन ही तो है, इट इज क्या है, ये आयन है। तो बताओ ये आयन हुआ, आयन में तब्दील हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? आयन बना नहीं बना? आपने अत्यधिक ताप दिया, ताप दिया, काइनेटिक ऊर्जा बढ़ी, यहाँ से तोड़ करके घर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा घर छोड़ करके, तो इस पर क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना? और ये जो आयन बना, और इसी को, जैसे ये आयन बना, इसी को ही कहता है आयनीकरण, इसी को ही कहता है आयनीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आयनीकरण हुआ, और जब ये आयनीकरण हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक हो जाता है, जिनमें जब टक्कर होती है तो ये जो आयनीकृत हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। तो उस अवस्था को, इस अवस्था को, जो आयनीकृत होगी ना भाई, इस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। बस इतना सा याद रखने है। इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात रखनी है याद, वो है आपकी ये कि इसमें क्या किया जाता है, ताप अत्यधिक, ये हमारे प्रकृति में आसपास नहीं मिलेगा। प्रकृति में मिलेगा जो अभी बता रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, लेकिन ये आसपास नहीं मिलेगा। ये आपको दिखने को, ये ठोस मिल जाता है आपको, ठोस तो भारी, बहुत सारी चीज़ ठोस, आप मूली खाते हैं ठोस ही तो है। द्रव, आप कोका कोला कुछ भी पीते हैं, वो क्या है, द्रव है। गैस भी आप निकालते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो गैस है, लेकिन ये प्लाज्मा देखने को यहाँ नहीं मिलेगा आसपास, ठीक है। कहाँ मिलेगा अभी बताएंगे। तो ये चीज़ पहले तो क्लियर करो, यहाँ तक समझिए आयनीकरण का व्यवस्था क्या थी। तो इस प्लाज्मा को मैं अगले पेज पर ले लूँ तो और ढंग से पढ़ा दूँ, बताओ आपकी इजाज़त हो तो इस प्लाज्मा को नेक्स्ट पेज पे लेते हैं भाई, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम, प्लाज्मा। फोर्थ अवस्था है पदार्थ की, फोर्थ अवस्था है कौन सी, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के बारे में मैंने अभी तक ये बताया क्या, कि ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटते हैं, हाँ या ना। और इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर चक्कर काटेंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये लो, और ये इलेक्ट्रॉन को जब आप क्या देंगे, ऐसे यहाँ से क्या देंगे, क्या देंगे यहाँ से बताओ, अत्यधिक ताप, अत्यधिक क्या देंगे, ताप देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ये कहेगा भाई मैं निकला गड्डी लेके, हाँ समझ में आया कि नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉन टक ये यहाँ पर आ जाएगा, ये लो भाई साहब, और जैसे ही बाहर निकलेगा इस पर क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। यानी कि ये परमाणु आयनीकृत हो गया, आयनी क्या हो गया, कृत हो गया, आयनीकृत हो गया। यानी कि ये चीज़ क्या हुई, प्लाज्मा का अर्थ क्या हुआ, प्लाज्मा की परिभाषा क्या हुई, क्या हुआ अर्थ, कि गैस को, ये गैस के परमाणु, ध्यान रखना भाई, गैस के जो परमाणु हैं इनको आपने क्या दिया, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर आपने दिया तो ये क्या बन गए, इनका जो ये जो क्या है आपका, जो गैस के जो आयन है वो क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाएगी। गैस क्या हो जाएगी, आयनीकृत हो जाएगी। और जैसे आयनीकृत होगी तो ध्यान समझना भाई, ये अवस्था आ जाएगी आपकी कौन सी, प्लाज्मा। मैंने खूब जोर लगाया आपको समझाने का, शायद समझ में आ गया होगा।
ठीक है भाई, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अच्छा अब चीज़ देखो भाई क्या है कि इसमें देखो मैं पीछे का पेज बताता हूँ कि यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये दिया कि घनत्व के बारे में कहा, घनत्व सबसे कम, इससे भी कम होता है किसका, प्लाज्मा भाई, इसका मैक्सिमम, इसका थोड़ा सा कम, इसका सबसे कम, और इससे भी कम किसका होता है, घनत्व प्लाज्मा का, ठीक है। मतलब गैस से भी कम घनत्व किसका होता है, प्लाज्मा का, ठीक है। और ये देखो ये इसके जो अणु हैं पास पास हैं, इसके थोड़े दूर हैं, इसके दूर दूर है, इससे भी दूर किसके होते हैं, प्लाज्मा का, बिल्कुल ठीक। और एक चीज़ और प्लाज्मा के बारे में ध्यान समझना, क्या प्लाज्मा के बारे में एक चीज़ और क्या कि ये प्लाज्मा है, क्योंकि देखो आपने देखा कि ताप दिया, आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन देखो बाहर निकल गया, और इलेक्ट्रॉन में आयन आ गया, आयन आते ही इसका मतलब, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे, जैसे ही ये आ गया ना, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी है। जो आप घरों में मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी चलाते हैं, आज तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो घर बैठे, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है वो विद्युत की, प्लाज्मा विद्युत की सुचालक होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा जो है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्यों होती है ये बता दिया आपको, क्लियर। तो ये आपका प्लाज्मा का बारे में हो गया। बताओ और भी कुछ पढ़े प्लाज्मा के बारे में, बिल्कुल पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई कि सबसे पहले ये कि प्लाज्मा ये मिलती कहाँ है, सर आपने कहा प्रकृति में नहीं मिलती, प्रकृति में ठोस द्रव गैस, तो ये शब्द गलत हो जाएगा मेरा, प्रकृति में मिलती है। ध्यान समझना क्या है, ध्यान समझना भाई क्या है, प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा ये प्रकृति में मिलती है। देखो प्रकृति में क्या क्या मिलता है, ध्यान समझना, प्रकृति में मिलता है आपका यानी कि ठोस, आपने पढ़ा, आपने द्रव पढ़ा, द्रव, आपने गैस पढ़ा, ये तो पढ़ा ना भाई, ठोस द्रव गैस, और फिर पढ़ा आपने प्लाज्मा, हाँ या ना। ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा जो है ना, ये चारों के चारों, ये चारों के चारों भाई साहब प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों चीज़ प्रकृति में मिलती हैं, बट ये लो बट एक्चुअली कर देते हैं इधर, बट एक आगे पढ़ेगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, कंडेंसेंट बोला ही नहीं जा रहा, ये पांचवी जो अवस्था है ना, फिफ्थ, अभी पढ़ी नहीं है, ये प्रकृति में, प्रकृति में नहीं मिलती, ध्यान रखना भाई। तो पांचवी जो अवस्था है वो नहीं मिलती प्रकृति में, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा, ये चारों की चारों अवस्था प्रकृति में मिलती है, ध्यान रखना भाई। ये मिलती है प्रयोगशाला में, लैब में तैयार की जाती है, लेबोरेटरी में, लैब में तैयार की जाती है, यानी कि प्रयोगशाला में। ये प्रकृति में नहीं मिलती भाई, तैयार करनी पड़ती है प्रयोगशाला में। अब ध्यान समझना भाई क्या है, ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, क्योंकि देखो ये तो नॉर्मल आप देख लेते हैं, ठोस द्रव गैस तो प्रकृति में, लेकिन सर ये कैसे दिखती है प्लाज्मा प्रकृति में, तो देखो प्लाज्मा, मैंने कहा प्लाज्मा अवस्था कब बनती है, जब हाई टेम्परेचर, देखो ये रहा अधिक ताप, अत्यधिक ताप, इसका मतलब ये देखो आपको पता है शराबी कहाँ मिलेगा, अड्डे पे मिलेगा, तो इसका मतलब प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, जहाँ ताप अधिक होगा। तो ताप अधिक कहाँ होता है बताओ सर, सूर्य पे, तारा लगा दो, एक शब्द अगर मैं कहूँगा तो तारा, यानी कि प्लाज्मा अवस्था जो है वो कहाँ मिलती है, तारों में मिलती है, कहाँ मिलती है, तारों में। अब तुम कहोगे सर तारा, तारा सूर्य भी तो एक तारा ही है, तो तारा कह दो चाहे सूर्य कह दो, दोनों में ही प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है, अत्यधिक ताप पाया जाता है, खतरनाक ताप। ये चीज समझ में आ रही है क्या, सूर्य के बारे में विस्तृत व्याख्या विश्व के भूगोल में करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई क्या आपके, बता दीजिए। और सुन लीजिए भाई, सर ये बिल्कुल सही बात है, सूर्य और तारों पर मिलती है प्लाज्मा की अवस्था, तो आप मुझे बताओ ये सूर्य और तारा जो है वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है क्या। कई टीचर क्या इसको बताते नहीं, बोलिए प्रकृति में नहीं मिलती, लेकिन मैं ये कहता हूँ प्रकृति में मिलती है, एनसीईआरटी पढ़े आप भाई। सूर्य और तारा प्रकृति का हिस्सा है कि नहीं, हमारी प्रकृति का, ब्रह्मांड प्रकृति है,
तो ये सूर्य तारा पे मिलती है तो प्रकृति में नहीं मिलती क्या? मिलती है ना। अब सुनो मेरी बात। सर नहीं, ये सूर्य तारा हमने देखा ही नहीं, हम कौन से उड़ के गए हैं, यहाँ बताओ कोई यहाँ आसपास कहीं मिलती है कि हमको देखना है प्लाज्मा होता क्या है। तो मैं बता दूँ आप कि जब फिल्मों में देखते होंगे आप, वो ट्यूबलाइट के वो डंडे आते थे ना बड़े बड़े, उनको हाथों पे तोड़ते थे, फोड़ते थे। ट्यूबलाइट यानी कि ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट देखिए ट्यूबलाइट, अरे जो ये ट्यूबलाइट होती थी ना पहले आपकी लंबी वाली, लंबा डंडा सा रहता था, वो ट्यूबलाइट खूब जानते सभी विद्यार्थी। तो ये ट्यूबलाइट में जो है, इसमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है भाई, ध्यान रखना ट्यूबलाइट में। अब ट्यूबलाइट का ही दूसरा नाम है, ध्यान समझना, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और मैं बता दूं आपको कि इसका जो ट्यूबलाइट का जो हिंदी में नाम है वो है प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति नलिका, प्रतिदीप्ति नलिका। ट्यूबलाइट का हिंदी का नाम क्या है? प्रतिदीप्ति नलिका। आई की बात नहीं आई समझ में? ठीक है। अब एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, क्या एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए क्या, कि मैंने ट्यूबलाइट की बात की, अगले पेज में बात कर लें इसकी, कि मैंने यहाँ पर ट्यूबलाइट की बात की, ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या कि भाई साहब ट्यूबलाइट में जो है ना वो क्या क्या भरा रहता है। सबसे बड़ी बात मरकरी की, मरकरी आप जानते हो, मरकरी, डू यू नो मरकरी? मरकरी आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। मरकरी का मतलब पारा, और पारा का मतलब ये होता है Hg, और इस मरकरी को पारा कहते हैं, पारा को ही Hg से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कौन बताएगा? कमेंट करके बताना भाई, पारे का वैज्ञानिक नाम, पारे का वैज्ञानिक नाम। आ रही बात समझ में? अब ध्यान समझना भाई, मरकरी की क्या होती है? मरकरी की वाष्प, यानी ट्यूबलाइट में क्या भरा रहता है? मरकरी। आप फोड़ के देखना, गैस सी निकलेगी। तो मरकरी की वाष्प भरी होती थी पहले के ज़माने में। आजकल ऐसी ट्यूबलाइट में भरी जाती है अक्रिय गैस, क्योंकि अक्रिय गैस, अक्रिय गैस दोनों ही ऑप्शन सही है, अक्रिय गैस भी भरी होती है। एंड ट्यूबलाइट में मरकरी की वाष्प या अक्रिय गैस भरी होती है। ये ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो गई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है ना भाई। अब आप ये कहेंगे सर आप प्लाज्मा की बात कर रहे थे, बिल्कुल ये प्लाज्मा की बात चल रही है, प्लाज्मा की जो चल रही है भाई, प्लाज्मा जो कहाँ पाया जाता है? ट्यूबलाइट में, हाँ या ना? अच्छा, कई विद्यार्थी ये कह रहे होंगे, एक मिनट रुक जाइए इसको मिटा देते, कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे क्या कि सर ये आजकल वो भी तो चलता है क्या, CFL भी तो चलती है। सर हम हमारे घर में CFL है, ट्यूबलाइट का ही विकल्प है CFL, बल्ब की तरह होती है, ट्यूबलाइट की सी रोशनी देती है, दूधिया कलर की। तो इस CFL की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। तो CFL की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप, CFL की क्या है? फुल फॉर्म है। CFL की फुल फॉर्म क्या आ गई? कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप। आ गई क्या समझ में? CFL की फुल फॉर्म क्या हो गई? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी, बताओ? ठीक है साहब। अब आगे की बात करते हैं कि सर ये जो आप प्लाज्मा के बारे में आप बता रहे हैं, प्लाज्मा, कि सर ये प्लाज्मा जो आप कह रहे हैं कि सर ये प्लाज्मा जो है, बिल्कुल आपने कहा कि हाई टेम्परेचर चाहिए, इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं, आयनीकृत हो जाती है, तब प्लाज्मा बनता है, हाँ या ना? लेकिन सर ये बताया किसने, ये चीज़ सबसे पहले की किसने कि प्लाज्मा, प्लाज्मा की जो खोज, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, कि जो प्लाज्मा अवस्था है, प्लाज्मा की जो खोज है, प्लाज्मा की जो खोज है, ये खोज किसने की? प्लाज्मा की जो खोज है वो खोज किसने की? तो उस वैज्ञानिक का नाम है विलियम, विलियम क्रुक्स, क्रुक्स,
विलियम क्रुक्स ने प्लाज्मा अवस्था की क्या की, खोज की। आया नहीं आया समझ में? और ये की थी कब? 1879 में। कब की गई बताओ? 1879 में। लेकिन इसका जो नाम है, ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा का जो खोज है वो विलियम क्रुक्स ने की 1879 में, बट इसका जो नाम है, यानी कि किसका, प्लाज्मा का जो नामकरण है, ये नामकरण यानी कि इसका जो नाम दिया, वो नाम दिया था किसने? वो नाम दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, लैंग, नाम भी तगड़े, ग्यू लैंग मयूर ने, ये लो लैंग मयूर ने, लैंग मयूर, कौन सा मयूर? लैंग मयूर, ऐसे याद रखेंगे, कौन सा मयूर? लैंग मयूर। लैंग मयूर ने इसका नाम दिया और ये दिया था 1928। अब मुझे पता है कि ये सन नहीं पूछ सकता, इसलिए इनको मैं कोडिंग भी नहीं करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, ये तो बता दिया ऐसे ही, ठीक है, इन पर चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा की खोज, ये याद रखना कि प्लाज्मा की जो खोज है वो विलियम क्रुक्स ने की और नामकरण जो है वो लैंग मयूर ने किया। प्लाज्मा की खोज विलियम क्रुक्स ने और नामकरण लैंग मयूर ने। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, बताओ आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। और अब बात करते हैं किसकी, ये हो गया प्लाज्मा के बारे में विस्तृत व्याख्या। और अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे बीईसी की। देखो कैसे, ध्यान समझना, ये देखो पीछे, ये देखो, यानी कि हमने किसके बारे में बात कर ली थी? प्लाज्मा के बारे में बात कर ली थी। प्लाज्मा की तो बात चल रही थी, जो भी बात चल रही थी। अब बात किसकी है? अब बात है बीईसी की, यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, फिफ्थ। और ये फिफ्थ अवस्था है वो कौन सी है? बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो पहले तो ये बीईसी की फुल फॉर्म देख लीजिए। इसको बोला जाता है, बीईसी को क्या क्या बोला जाता है? बॉस, फिर है ई से बनेगा आइंस्टीन। ये दोनों ही वैज्ञानिक है भाई, बॉस भी वैज्ञानिक है और आइंस्टीन। और ये सी से बन गया कंडनसेट। कंडम नहीं है भैया, कंडनसेट है, कंडनसेट। तो बीईसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या हुई बताओ? बॉस आइंस्टीन कंडनसेट, बॉस आइंस्टीन कंडनसेट। अब इसकी व्याख्या नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो प्लाज्मा की ही बात थी, हाँ जी। तो ये पांचवी अवस्था है, फोर्थ यानी फिफ्थ अवस्था। और फिफ्थ अवस्था का जो नाम है वो क्या है बताओ? क्या नाम है बताओ? बीईसी, बीईसी। और बीईसी की फुल फॉर्म यहाँ लिख देंगे, क्या, इधर बगल में लिख देते हैं। बीईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉस आइंस्टीन, फिर हो जाएगा कंडेन था भाई, कंडनसेट, जो भी है, बॉस आइंस्टीन कंडनसेट, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई क्या है, अब ध्यान समझना भाई क्या है, ये चीज है क्या? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या? देखो ये दो व्यक्ति हैं, एक तो है बॉस और एक है आइंस्टीन। आइंस्टीन का परिचय दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसकी चर्चा फिजिक्स के, जब आप फिजिक्स की वीडियो देखेंगे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, फिजिक्स का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जब देखेंगे तो आइंस्टीन जी के बारे में मैंने खूब विस्तार से फोटो तक दिखा करके आपको इसका परिचय करवाया था, ठीक है। तो एक तो ये बॉस के बारे में देख लीजिए, ये आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था, आपको पता है साइंटिस्ट था। और ये जो बॉस है इसका नाम है सत्येंद्र नाथ बॉस। आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा ये तो सर, ये तो नाथ लग रहा है,
सत्येंद्र लग रहा है, बॉस लग रहा है, ये तो भारत का ही है, बिल्कुल भारत का ही है। सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो भारत के ही हैं, और आइंस्टीन जो है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था, जर्मनी। ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये घोषणा की थी, यानी कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी आविष्कार नहीं किया था बीईसी का, अवस्था का, ध्यान रखना भाई। इन दोनों ने मिलकर के क्या की, किस किस ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने और आइंस्टीन ने, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, ये किए इन्होंने, यहाँ लिख देते हैं, इन्होंने क्या पहले ही बता दिया था, मतलब पहले ही क्यों बता दिया था, भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी। इन दोनों ने क्या किया, किसने, आइंस्टीन जी ने और सत्येंद्र नाथ बोस जो भारत के, इन दोनों ने ही क्या की, भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने भविष्यवाणी की किसकी, कि पदार्थ का पांचवी अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है, कि बॉस बीईसी यानी कि जो पांचवी अवस्था है, आपने देखो ठोस द्रव गैस पढ़ा, फिर प्लाज्मा पढ़ा, तो इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, किन्होंने, दोनों ने, कि पांचवी अवस्था भी है, और ये भविष्यवाणी की थी आपकी 1924 में। कब की, 1924 में भविष्यवाणी की थी। ठीक है। लेकिन इन्होंने खोजा नहीं था, ध्यान रखना भाई, ये अवस्था बनाई नहीं थी, मैं बताऊंगा आपको, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब ध्यान समझना, इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा है, मतलब बोसोन कण की खोज की थी इन्होंने, एक मैं बता दूं आपको। ठीक है। यानी कि ये जो भारत का जो सत्येंद्र नाथ बोस है, ध्यान समझना, इन्होंने क्या है कि एक कण था बोसोन, बोसोन, बोसोन कण की खोज की इन्होंने, किसने, सत्येंद्र नाथ बोस ने, तभी तो इसका नाम देखो, इसका नाम बोसोन नाम रखा। और इसका जो समर्थन किया था वो किसने किया था, आइंस्टीन ने, ये इसका समर्थन किया था। देखो ये लंबी कहानी है, मैं बताऊं आपको, आइंस्टीन ने क्या किया था, समर्थन किया था, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। किसने कहा ये बात, आइंस्टीन ने कहा था कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है, कि जो आपने भविष्यवाणी की है और ये जो आपने जो बोसोन कण की जो खोज की है, ये बिल्कुल आपकी सही है, आइंस्टीन ने इसका समर्थन किया था। अब ध्यान समझना भाई क्या है, कि ये जो भविष्यवाणी की थी वो 1924 में की थी। अब मैं बता दूं आपको कि व्यवस्था ये हुई थी कि ये जो बोसोन कण के बारे में ये जो खोज की थी ना, मैं थोड़ा सा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले तो ये सत्येंद्र नाथ बोस आपको दिख रहा होगा कि सर ये कैसा था, क्योंकि भारत का है तो मन में आ ही जाता है, सर इसकी शक्ल तो दिखाओ। तो बिल्कुल आपकी पूरी व्यवस्था कर रखी है मैंने। ये तो आपका वो था ही कौन, प्रिस्टले साहब, जोसेफ प्रिस्टले, जिसने ऑक्सीजन की खोज की थी, ये तो बता दिया ना मैंने। हाँ, ये देखिए, ये पूरी व्यवस्था कर रखी है भाई आपको। ये थे भाई भारत के गणितज्ञ, गणितज्ञ भी थे, ध्यान रखना, और भौतिक शास्त्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो बोसोन कण है वो बिल्कुल केमिस्ट्री, लेकिन जो ये जो फिजिक्स मतलब ये फिजिशियन थे, फिजिशियन नहीं सॉरी, मतलब फिजिक्स के यानी भौतिक शास्त्री थे। ठीक है। तो गणितज्ञ भी थे और भौतिक शास्त्री भी थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया मैं बताऊं, पहले तो कि ये पढ़ो आप, देखो पूरी, पहले तो इसकी शक्ल देख लो आराम से। ये जो व्यक्ति है, ध्यान समझना, ये जो व्यक्ति है ये कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस, यही है। लेकिन बुढ़ापे में देखो ये ऐसे हो गए थे, दोनों एक ही है, ध्यान रखना, सत्येंद्र नाथ बोस दोनों एक ही है, जवानी की फोटो और ये बुढ़ापे की है। ठीक है। अब इन्हों की बात क्या है, ध्यान समझना क्या है, कि फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में यानी भौतिकी में दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं, एक तो बोसोन नाम दिया और एक है फर्मियान। मैं बता दूं आपको, तो बोसोन जो है ये नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही पड़ा। कौन सा नाम, बोसोन, क्योंकि इसी ने खोज की थी, मैंने अभी अभी बताया। और मैं बता दूं आपको कि आइंस्टीन के साथ इन्होंने जो काम किया था, मैं बता दूं आपको, इसीलिए, और आइंस्टीन के साथ इन्होंने क्या दिया, बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये एक अवधारणा थी। ये अवधारणा
यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी तो आइंस्टीन से मिलने भी गए थे, ध्यान रखना भाई, मैं बता दूं आपको कैसे गए। अब मैं थोड़े सा देखो, सबसे पहले तो ये है कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है, इनका जन्म कोलकाता में हुआ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई, देखो आप ध्यान समझना, ये देखो, ये देखो न्यूटन की फोटो दिख रही है आपको यहाँ बीच में, सॉरी आइंस्टीन की, किसकी फोटो दिख रही है ये बीच में, आइंस्टीन की। अब ये क्या, जब भारत का था तो तुमको भारत का तो पता है ही, कैसी सरकार है हमारी, कैसे क्या है, शुरू से आज तक, आज कोई नया बात नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। इसने क्या किया, इसने खोज तो कर दी बोसोन कण की, इसने खूब कहा अखबार वालों से कि मेरा ये जो मैंने जो खोज की इसको निकाल दो आप, प्लीज़ अखबार में प्रसारित कर दो, मैंने ये देखो ये नई चीज़ की है, नई चीज़ निकाली है, प्लीज़ निकाल दो। किसी ने नहीं सुनी इसकी। ये दुखी होकर के कहाँ चला गया, आइंस्टीन के पास, और आइंस्टीन ने इसका समर्थन किया। जब जाके आइंस्टीन ने क्या, इसका प्रकाशन अखबार में कराया, और तब जाकर के इसका नाम हुआ किसका, सत्येंद्र नाथ बोस का। यानी भारत के भरोसे तो इसकी जो प्रतिभा है वो दबी की दबी रह जाती, मैं बता दूं आपको। देखो इसमें लिख रखा है, वर्कड विथ अल्बर्ट आइंस्टीन, डिफाइन 1-2 बेसिक क्लास ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल, ठीक है। अब देखो आगे चल कर देखो, ये लिखा है फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, ये नाम देखो कैसे, देखो फादर ऑफ गॉड पार्टिकल। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी इंटरेस्ट बना रहेगा आपका, रुक जाओ अभी, ठीक है। यानी कि अब वापस ये बात बता दी मैंने आपको, किसके बारे में, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तब जा करके कम याद रहेगा, तब जाके कम से कम एग्जाम में मतलब आपको याद रहेगा, तब भी आप विजय हासिल कर लेंगे। अब आराम से समझना भाई, आपको पता होना चाहिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कितना कंटेंट कहाँ कहाँ से लेकर के ये चीज़ें व्यवस्था बताई है। यहाँ चल रही थी आपकी बात, ठीक है। तो बोसोन कण की खोज की और इन्होंने, आइंस्टीन ने इसका समर्थन किया, भविष्यवाणी 1924 में की थी, लेकिन खोज हुई नहीं थी, दाना खाना भविष्यवाणी कर दी, ठीक है। किसकी, बीईसी की, बोसोन कण की तो हो गई थी, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था है पांचवी, इसकी खोज नहीं हुई थी। बोसोन कण की तो कर दी थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। ये बात समझ में आ गई है, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलें, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई क्या है, मैं बता दूं आपको कि इसके बाद कि 1955 के समथिंग, कब, 1955, 1924 में भविष्यवाणी कर दी, और 1924 में भविष्यवाणी के बाद यानी 1955 के समथिंग की बात, यानी 1955 की बात है। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक तो नाम है एरिक कर्नेल, एरिक कर्नेल, और दूसरे का नाम था, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है कर्ल वेमेन। ये दो वैज्ञानिक थे, मैं बता दूं आपको, एरिक कर्नेल और कर्ल वेमेन, ये दो वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने खोज की, क्या, इन्होंने एक ये कहा कि, मैं बता दूं आपको, एक गैसीय संगठन, मैं बता दूं आपको, ध्यान समझना, एक मिनट रुक जाओ इसको। यानी दो व्यक्ति थे, एक का नाम था क्या, एरिक कर्नेल, दूसरे का नाम था क्या, कर्ल वेमेन, ठीक है। और इन्होंने एक, मतलब ये जो बोसोन पार्टिकल है, ध्यान समझना, बोसोन कण, अच्छा ये बोसोन कण क्या होता है ये देख लो एक बार। बोसोन कण जो होता है, ये मैं बता दूं आपको, ये एक क्या बताएं आपको कि ये जो बोसोन कण जो है, एक ग्रुप होता है। बोसोन कण का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप। बोसोन कण का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप मतलब बहुत सारे कण होते हैं, मैं बता दूं आपको, फिर आगे चर्चा करेंगे ग्रुप के बारे में। देखना, रुकना एक मिनट, थोड़ी देर रुकिए, है ना। तो ये जो बोसोन कण है, इसकी खोज मतलब इसके बारे में बताया किसने, एरिक कर्नेल, 1955 में एरिक कर्नेल ने और कर्ल वेमैन ने, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने बताया भाई क्या, कि इसको कैसे, इस अवस्था को, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था जिनके बारे में भविष्यवाणी आइंस्टीन और बोस करके गए थे, सत्येंद्र नाथ बोस, इसको प्राप्त कैसे करेंगे। तो इन्होंने बताया कि वेरी लो
टेम्परेचर, अब ध्यान रखना, पिछली जो अवस्था थी प्लाज्मा उसमें क्या था, वेरी हाई टेम्परेचर, खतरनाक, जब तो सूर्य और तारे में मिलता है वो। और ये मैंने कह दिया क्या, वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि माइनस के बिल्कुल कम ताप, निम्न ताप कहेंगे, क्या कहेंगे, वो तो था उच्च ताप। प्लाज्मा वाली अवस्था तो कैसे प्राप्त, उच्च ताप पर, ये था क्या, वेरी निम्न, मतलब बहुत ही निम्न ताप कह सकते हैं इसको, निम्न ताप। ठीक है, कितना, जैसे -170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, -170 डिग्री, यानी कि देख लो कितना तगड़ा है। हमारी एसी जो चलती है वो कितने कम चलती है, देख लो आप, ये माइनस में है, यानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाती है। अब -170 बहुत है, यानी बहुत कम ताप। या फिर -180 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे कह दो, हाँ या ना। या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कह सकते हैं -273 डिग्री या 73.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम कहोगे सर ये इतना, ये पॉइंट तो हमें लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अब फिर कहेंगे, तुम ये कह दो कि -300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं बता दूं आपको, ये -300 में लिख ही नहीं सकता। क्यों, कि प्रकृति में -300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना कम ताप संभव ही नहीं हो सकता। अब तक जो वैज्ञानिकों ने खोज किए वो मैक्सिमम जो निम्नतम ताप, यानी कि सबसे निम्नतम का, सबसे निम्नतम, निम्नतम का मतलब कम से कम जो ताप है वो कौन सा हो सकता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही हो सकता है। तो इसलिए ये 300 नहीं लिख सकता मैं। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, कि प्रकृति में सबसे निम्नतम ताप कितना हो सकता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बराबर होता है किसके, 0 केल्विन के, ओके के, ओके, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, और आप कह देना ओके, ओके, मतलब ये 0 केल्विन के क्या है, बराबर है। आपको ये कहेगा कई बार, ध्यान रखना, वो कहेगा कि प्रकृति में निम्नतम ताप संभव है -273 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे दे देगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे दे देगा, -273 केल्विन दे देगा, -273.15 डिग्री केल्विन ऐसे दे देगा। तो केल्विन वाला नहीं होगा, किसका होगा, सेंटीग्रेड। और ये ऑप्शन में नहीं दे और केवल 0 केल्विन दे दे तो ये भी सही है, क्योंकि -273 जो है 15.15, ये बराबर है किसके, 0 केल्विन के, ओके के बराबर है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कम कर लेना, और कम लग रही हो तो ज़्यादा कर लेना, आपके पास व्यवस्था है। तो मैंने क्या कहा, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत निम्न ताप, ये निम्न ताप मैंने बता दी, इतने ताप, इन पर ये व्यवस्था बनती है, कौन सी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट की। ये किसने बताया, ये बताया किसने, ये दो वैज्ञानिक, कर्नेल और वो। अब ध्यान समझना, देखो ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, देखो बॉस नाम मिल गया, बॉस, और ये देखो कर्नल, कर्नल सेना में होता है, और वोमेन, यानी कि मान लीजिए कि कोई कर्नल है और वो भी कौन है, वुमेन, मतलब लेडीज है, और उसको क्या आ रहा है, वो बॉस है, मतलब क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऐसे याद कर लो। बॉस है एक, वुमेन बॉस है, कर्नल है, ऐसे याद कर लेना। कर्नल है एक, वुमेन है, बॉस है एक। आई क्या बात समझ में, ये चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो यस कर दीजिए। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो देख लेना बाद में, लेकिन इसको मैं एक बार थोड़ा यहाँ तक थोड़ा सा और बच के उसको ख़त्म कर देता है, फिर आगे चलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, यानी किसके बारे में चल रहे हैं हम, BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट के बारे में चल रहे हैं भाई, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं, ध्यान समझना क्या है कि ये देखो, ये बात की थी 1924 में, तो इन्होंने क्या की, भविष्यवाणी 1924 में भविष्यवाणी कर दी। उसके बाद 1955 में इन्होंने अति निम्न ताप में, किन्होंने, कर्नेल ने और वुमेन ने, वेरी लो टेम्परेचर में इन्होंने ये कौन को, मतलब ये जो अवस्था है ये बना दी BEC की, किसकी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। अब 1924 हो गया, 1955, अब आगे की बात करेंगे, ध्यान समझना। 2012 में
2012। अब 2012 का प्रश्न आ जाए, बोले सर 2012 की करंट जीके पूछ ली, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये जीके नहीं है। तो 2012 में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था पीटर हिंग्स। पीटर हिंग्स ने क्या किया मैं बताऊं आपको। पीटर हिंग्स ने एक कण की खोज की, एक कण की खोज की, कण की क्या की, खोज की। और उस कण का जो नाम था वो था, मैं बताऊं आपको, बोसोन। ये बोसोन नाम अब पड़ा था भाई, ध्यान रखना, वो पीछे जो मैंने बताया था वो जब पढ़ा नहीं था भाई, उन्होंने तो बता दिया था कि एक निम्न ताप कर देंगे फिर ये ऐसी अवस्था बन जाएगी, लेकिन नाम दिया नहीं था भाई, मैं बता दूं आपको। यानी कि बोसोन की जो खोज की थी वो ये पीटर हिंग्स ने की थी। अब ध्यान समझना भाई क्या है ये बोसोन, क्या है ये बोसोन की, यानी कि ध्यान समझना, बोसोन जो है ये बोसोन पार्टिकल यानी कि जो कण होता है एक, उसका एक ग्रुप है, यानी उसका एक टाइप है, मैं बता दूं आपको। एक क्या है ये बोसोन, ये बोसोन ग्रुप का एक टाइप है। बोसोन ग्रुप समूह है, मतलब कणों का एक समूह है, उसका एक क्या है, ये टाइप है। और ये मतलब एक प्रकार है, मतलब ये कह दूं आपको। और ये मैं बता दूं आपको, ध्यान समझना, कि ये इसको खोजने में 50 से 60 साल लग गए भाई, 50 से 60 साल लग गए इसको खोजने में। और जब 50 से 60 साल लग गए तो भाई साहब इस बोसोन को ही क्या कहते हैं, क्योंकि इतने साल लग गए, 50-60 साल, इसीलिए इसको कहते हैं ईश्वरीयकरण। ईश्वर के समान ही हो गया भाई, 50-60 साल लग गए तो ईश्वरीय कण कहा इसको, इस बोसोन को। और जिसे ही आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं गॉड, ईश्वर को गॉड बोल सकते हैं, और कण को क्या बोलते हैं, पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। कोई शब्दों में छेड़छाड़ हो गई है, कोई गलती हो गई है तो बता देना मुझे भाई, ठीक है, जहाँ तक मुझे नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने बता दिया, गॉड पार्टिकल। यानी कि जो 2012 की बात है, 2012 में पीटर हिंग्स नाम के व्यक्ति ने, किसने, पीटर हिंग्स नामक व्यक्ति ने ये कण की खोज की, जिससे 50 से 60 साल लगे इसको खोजने में भाई। एक बोसोन का ग्रुप का एक कण है ये, आई बात समझ में। और जब 50 से 60 साल लगे, इसी कारण इसे ईश्वरीय कण कहा और इसी को ही गॉड पार्टिकल कहते हैं। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि ये जो पीटर हिंग्स ने ये किया है, ये काम अगर सत्येंद्र नाथ बोस हो घोषणा नहीं करते, सत्येंद्र नाथ बोस ये अगर घोषणा नहीं करते तो ये इस फील्ड में ये खोज ही नहीं करते, ये इससे तो इन्होंने आगे बढ़ाया था, यानी कि पहला काम तो इन्होंने ही किया ना, हाँ या ना। इसीलिए इसका नाम बोसोन रखा है भाई, ध्यान रखना, पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखो ये ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल, और इसीलिए वो फोटो के बगल में लिख रखा था क्या, कि फादर ऑफ गॉड पार्टिकल। अभी देखो ये फोटो दिखाते हैं आपको, देखो ये देखो, फादर ऑफ द गॉड पार्टिकल, ये देख लीजिए, इसीलिए कहा गया है इनको। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई, बताइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई। ठीक है, अब आगे इसका एक बार रिवीजन कर दें जितना मैंने पढ़ाया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग पढ़ेंगे। शायद आपके कम समझ में आया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कोई चीज़ छूट नहीं जाए, और गजब से गजब का जो आपका जो तैयार मामला है वो आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो अब ध्यान समझना भाई, मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ जितना भी मैंने पढ़ाया है। यही है, अब यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। फिर देखो भाई क्या है, मैंने कहा कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान भी कहते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब होता है यानी कि स्टडी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का क्या करेंगे, अध्ययन। केमिस्ट्री का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, मिस्र में। मिस्र को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, इजिप्ट। आई कि नहीं आई बात समझ में। और इजिप्ट जो है वो कहाँ है,
अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में, हाँ या ना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि केमिस्ट्री जो है वो केमिया शब्द से मिलके बना है, केमिया, और केमिया जो शब्द है ये ग्रीक शब्द है, और इसका जो अर्थ है वो है काला रंग, ब्लैक कलर। छोड़ो इस बात को। फिर ये कह रहा है क्या कि प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान का जो अध्ययन है, अभी तो भाई रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री है भाई मान लीजिए, तो प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान का जो अध्ययन है उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे केमी टेकिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है कि वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर के बना है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पेज क्लियर हो गया आपका। अगला पेज पे चलेंगे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महर्षि कणाद, ये व्यक्ति मतलब साइंटिस्ट थे हमारे प्राचीन, और इन्होंने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था वैशेषिक ग्रंथ। बस इतना याद रखो इनके लिए। फिर उसके बाद कौटिल्य हुआ, नागार्जुन हुआ। नागार्जुन के बारे में 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या? कि इसे भारत का क्या कहते हैं, आइंस्टीन। अब देखो आगे जाकर के मैंने बताया ना आपको, जब हमने जो बीईसी पढ़ा, बीईसी, हाँ या ना, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, तो इसीलिए ये आइंस्टीन विदेश का था, इसलिए भारत का आइंस्टीन, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया था। अब देखो हमारी विडंबना देख ली, इस आइंस्टीन से पहले नागार्जुन ने कुछ बताया था, तो इसका मतलब आइंस्टीन को जर्मनी का नागार्जुन कहना चाहिए। हाँ, लेकिन उल्टी परपना देखो, उल्टा क्या कह रहे हैं कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, क्योंकि भाई अब ये बताओ, इनसे पूछो कि भाई आइंस्टीन पहले पैदा हुआ था नागार्जुन। चलो कोई बात नहीं। रस विद्या का जनक भी किसे कहते हैं? नागार्जुन को। नागार्जुन को हम कुषाण वंश के जो कनिष्क शासक है वहां पढ़ेंगे, उसी के कार्यकाल का ये दरबारी साइंटिस्ट था। ठीक है। उसके बाद फिर आप चलेंगे अगले नेक्स्ट पेज पे। फिर हम देखेंगे कि भाई साहब जोसेफ प्रिस्टले जी जो हैं, उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की, गैस की। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर, या फिर केकेआर, तो उन्हें ऑक्सीजन की खोज कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे हैं लेवासिए के बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का या सिद्धांत किसने दिया? लेवासिए ने। और उन्होंने ये बताया कि दहन यानी कि जलने के लिए, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की क्या चाहिए? आवश्यकता। तो इस प्रकार जब जलने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो प्रिस्टले ने जो ऑक्सीजन की खोज की उसको इन्होंने सिद्ध करार दे दिया। बिल्कुल वो जो चीज़ उन्होंने खोजी थी वो सही थी। और इसी कारण लेवासियों को आधुनिक रसायन का क्या कहा जाता है? पिता। मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? लेवासिए को। फिर हमने कहा कि केमिस्ट्री को हम क्या क्या पढ़ेंगे? भौतिक रसायन, कार्बनिक, अकार्बनिक, जो भी, इनमें ये पढ़ेंगे, इनमें ये पढ़ेंगे, इनमें ये पढ़ेंगे। ये कोई बड़ी बात थी नहीं। आगे चलो। फिर मैंने कहा कि प्रकृति जो है, नेचर, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पदार्थ या द्रव से या ऊर्जा से। पदार्थ को मैटर कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं, एनर्जी ऊर्जा को कहते हैं। पदार्थ या द्रव जो है वो क्या होता है? पदार्थ को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसमें द्रव्यमान होता है, हाँ, और द्रव्यमान होता है, और मैंने ये बताया कि वो स्थान घेरता है और जड़त्व का गुण होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ऊर्जा में द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन भार चेंज हो सकता है। ये बता दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने मैटर यानी पदार्थ की कितनी अवस्था बताई? 5 पदार्थ, 5 प्रकार की अवस्था होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठोस के लिए मैंने बताया आकार निश्चित, आयतन निश्चित, घनत्व मैक्सिमम, अणु पास पास होते हैं, अंतराण्विक बल मैक्सिमम। यानी कि ऐसे, ये देखो ठोस है। गैस में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन ये सब ये थोड़ा देख लेना आप। लेकिन ठोस का सबसे ज़्यादा, यानी कि ये ठोस बिल्कुल बहुत ही अणु पास पास होते हैं, उससे दूर दूर द्रव में, और उससे दूर दूर गैस में, सबसे दूर किसमें? प्लाज्मा में। अब कहेंगे सर ये तो भाई प्रकृति में पाता ही नहीं ना बॉस आइंस्टीन, तो ये तो प्रयोगशाला में तैयार की जाती है। किसमें? प्रयोगशाला में। अच्छा, प्लाज्मा के लिए मैंने क्या कहा? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई।
प्लाज्मा के लिए टेम्परेचर हाई, लेकिन बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर बिल्कुल कम, निम्न ताप। यानी बीईसी के लिए निम्न ताप और प्लाज्मा के लिए मैक्सिमम ताप। और प्लाज्मा के लिए मैंने बताया कि गैस को हाई टेम्परेचर पे आयनीकृत करेंगे, आयनीकरण करेंगे तो प्लाज्मा। और आयनीकरण के लिए बता दें ताप, देखो अत्यधिक ताप, ऐसे ताप देंगे इलेक्ट्रॉन में निकला गड्डी लेके आयनीकृत हो जाएगा तो प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होगी। अब प्लाज्मा अवस्था के बारे में मैंने नेक्स्ट पेज में बताया था कि प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की फोर्थ अवस्था है। और देखो ये ऐसे ऊर्जा दी, अत्यधिक ताप कहाँ होता है, तारों में या सूर्य में, इसीलिए प्लाज्मा अवस्था तारों या सूर्य में पाई जाती है। लेकिन घरों में अगर देखें तो ट्यूबलाइट में पाई जाएगी, हाँ या ना। अब ध्यान समझना भाई, क्योंकि ट्यूबलाइट में गैस भरी होती है, मैंने बताया आपको। और वो गैस के जो आयन है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसके जो आयन है वो आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो, आगे चलो। फिर उसके बाद देखो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब प्लाज्मा जो है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और ये मैंने बताया, ये मैंने पहले बता ही दिया। अब ध्यान समझना भाई क्या है कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा ये प्रकृति में मिलते हैं, देखो। लेकिन बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है प्रकृति में नहीं मिलता, ये लैब प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, पांचवी आपकी अवस्था। आगे अगर चलेंगे तो ट्यूबलाइट के बारे में मैंने बता दिया। ट्यूबलाइट में मरकरी की वाष्प या अक्रिय गैस, मरकरी को पारा कहते हैं, Hg वैज्ञानिक नाम आप बताएंगे। और CFL की अगर पूरी CFL की अगर फुल फॉर्म पूछे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। प्लाज्मा की ही बात चल रही थी कि सर ये जो प्लाज्मा आपने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओ और आयन निकल के भाग जाएंगे, ये किसने बताया? ये प्लाज्मा की जो खोज है विलियम क्रुक्स ने की, क्रुक्स, ठीक है, विलियम क्रुक्स। लेकिन इसका जो प्लाज्मा नाम दिया है वो किसने दिया? लैंगमयूर ने, लैंगमयूर ने। जब भी मयूर मोर देखें तब ये याद आ जाना चाहिए, प्लाज्मा का नाम दिया था भाई इसने, मयूर ने, लैंगमयूर ने। फिर देखेंगे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, पांचवी अवस्था, प्लाज्मा हो गई। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बॉस का मतलब सत्येंद्रनाथ बोस जो भारत का था। बॉस कौन की खोज का मतलब इन्होंने बताया था, और इन दोनों ने मिलकर के भविष्यवाणी की 1924 में। और जैसे खोज की, भविष्यवाणी की, उसके बाद 1955 में ये दो व्यक्ति कर्नेल और वेमैन, इन्होंने क्या बताया कि बोसॉन जो है वो क्वांटम स्टेज के चले जाने, मतलब यानी कि इन्होंने ये दोनों वैज्ञानिक थे, मैं बता दूं, मैंने बताया नहीं आपको कि कर्नेल और वोमेन जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि बिल्कुल वेरी लो टेम्परेचर में, यानी कि ये -273, ये इतना, यानी वेरी लो टेम्परेचर में जो बोसॉन कण जो हैं वो क्वांटम स्टेज में चले जाएंगे। किस में चल जाएंगे? क्वांटम स्टेज में, क्वांटम अवस्था में चल जाएंगे इतने ताप पर। और जब ये क्वांटम अवस्था में चल जाएंगे, क्वांटम मैंने बताया फिजिक्स में देख लेना आप, क्वांटम किसे कहते हैं, कि बोसॉन के जो कण है इतने निम्न ताप पर क्वांटम अवस्था में चले जाएंगे। और फिर इनका नाम, फिर उन्होंने कहा कि जो क्वांटम अवस्था में चल जाएंगे इतने निम्न ताप पर, वो ही अवस्था है कौन सी? बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, वो अवस्था है वो। ये बताया इन दोनों वैज्ञानिकों ने, कब? 1955 में। उसके बाद फिर आप देखेंगे, मैंने कहा कि पृथ्वी पर यानी प्रकृति में सबसे निम्नतम ताप कितना संभव है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको केल्विन में करेंगे तो ओके 0 केल्विन। आगे चलेंगे, फिर सन 2012 में पीटर हिंग्स, बड़े बड़े अखबारों में आया था 2012 में, ध्यान रखना ये पीटर हिंग्स, इन्होंने एक कण की खोज की जिसका नाम बोसॉन, ये बोसॉन ग्रुप का एक कण था जिसको 50-60 साल से लग रहे थे ये वैज्ञानिक इसकी खोज करने में। इतने साल लगे, इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो भगवान से कम नहीं भाई, ईश्वरीय कण है ये तो, गॉड पार्टिकल। लेकिन ये कब संभव हुआ? जब सत्येंद्रनाथ बोस ने इसके बारे में बताया। इसलिए सत्येंद्रनाथ बोस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ गॉड पार्टिकल। ये ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले की फोटो मैंने बता दी,
के यार तूने तो गणित के सर है ना, के सर, उनसे कह देना यार, के यार तूने तो भाई साहब ऑक्सीजन की क्या कर दी, खोज कर दी। या कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे आप चाहें। ये आपके सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, इनके बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।